Yep again, welcome back to the next lecture of our प्यारा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज एंड ऑब्वियसली अ न्यू डे, अ न्यू बिगिनिंग। और प्रीवियस क्लास में यार थोड़ा सा फटाफट से हम रिकॉल कर ले, बट उससे पहले नोट डाउन लेक्चर। दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 4 लेक्चर हो गए, काफ़ी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हमने बना ली और काफ़ी अच्छे पेस पे हमारा सिलेबस भी चल रहा है ना। इस पेस से हम चलेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, इवन हम रिवीजन भी कर लेंगे। वन शॉट लेक्चर्स भी आपके लिए आएंगे जब एग्जाम आपका नज़दीक होगा, तो उस टाइम में वन शॉट लेक्चर भी देते हैं। तो हमने वन शॉट लेक्चर का जो कंटेंट है ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, वन शॉट लेक्चर भी आपको मिलेंगे अगर टाइम पे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं तो अपने कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी गारंटी है, मैं खत्म कर दूंगा, फिर मैं वन शॉट रिवीजन भी चलाऊंगा, ठीक है। सारी बातें होंगी, बट फिलहाल हमारा पेस काफ़ी सही है। अच्छा, उससे पहले लेट्स रिकॉल यार, प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पीएच निकालना सीखा था बेसिकली, किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। फिर हमने उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था, है ना। और फिर हमने एप्लीकेशंस का भी पार्ट वाला देखा था, जिसमें हमने पूरे नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन देखा। बेसिकली 4 एप्लीकेशंस थे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था एप्लीकेशन वाला नर्स इक्वेशन के थ्रू, इस वजह से ये कराना जरूरी था। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉस्ट इक्वेशन आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। तो नॉस्ट इक्वेशन यार एक लेंदी टॉपिक था, ठीक है, और उससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते थे, ठीक है। तो कल की कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की शुरुआत होगी भैया क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि मन में सवाल होता ही यही, भैया कॉन्सेप्ट 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 पढ़ाते जा रहे हो, क्वेश्चन कराते जाओ। बट ऐसा नहीं है, मैं बीच बीच में क्वेश्चन कराता हूँ। तो आज के सेशन को भी मानिए शुरुआत होगा भैया प्रैक्टिस सेशन से, समझ लो, क्योंकि क्वेश्चंस होंगे, 2-3 क्वेश्चन शुरुआत में करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और आपको पता चल गया होगा कि भाई इन सब क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस अप्रोच अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। दैट विल बी कैलकुलेट, जो हमने पढ़ा है बेसिकली कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, उसी पे बेस्ड होगा। रिडक्शनल पोटेंशियल, कैलकुलेट रिडक्शनल पोटेंशियल, कैलकुलेट रिडक्शनल पोटेंशियल ऑफ, यहां दिया हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लैटिनम, और सेल रिप्रेजेंटेशन यहां दिया हुआ है दैट इज H2 at 2 atm कन्वर्टिंग इनटू H प्लस, जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलारिटी, ठीक है। हमसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, किसका? प्लैटिनम का। अब देखो होता क्या है, यहाँ प्लैटिनम पीटी दिया इसने, ठीक है, और इसने देखो आधा अधूरा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है, ये एक्चुअली सेल रिप्रेजेंटेशन ही है। बट आप फिर ये सोच रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको पिकअप किया था, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो मैं क्लियर कर सकूँ। अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ तो ऐसा होता था सेल रिप्रेजेंटेशन, डबल डंडा, फिर उसके बाद और फिर डबल डंडा के लेफ्ट साइड कुछ लिखा जाता था, फिर राइट साइड लिखा जाता था। यहाँ तो भैया ऐसा ही है, यहाँ आधा सेल पोटेंशियल, आधा सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, पूरा नहीं दिया इसने। तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस को जो हमने पिछले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे टैकल करते हैं। मतलब सिंपली कहने का मतलब ये है कि भैया यहाँ साफ साफ ये दिखा रहे हो कि रिडक्शनल पोटेंशियल है, तो मैंने क्या बोला था कि वील ट्रीट इट एज अ हाफ सेल। ओके, मतलब यहाँ आधा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में कि भैया यहाँ हाफ सेल का फॉर्मूला आप लगाएंगे। और कल के लेक्चर में हमने कल ही पढ़ा है क्या भैया, हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। चेक करो, देखो, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका? हाफ सेल का, पहला एप्लीकेशन। तो भैया देखो एप्लीकेशन से बेस सवाल आ गया, और ये येट अगेन दिस इज आल्सो पीवाईक्यू। मैं नोट करा देता हूं, दिस इज नीट टू 2019 फेज 2 का पीवाईक्यू है ये, सोचो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आप इसको हल्के में ना लीजिए, हल्के में जैसे मेरे पूरे सेशन को हल्के में ना लीजिए। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे सिर्फ पीवाईक्यू ही कराता हूं, जो कि अदर अक्रॉस द ग्लोब, हर इंजीनियरिंग कह लो, मेडिकल एंट्रेंसेस कह लो, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है फिजिक्स केमिस्ट्री का। ये नीट के बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर देखे जाते हैं, बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन। फिर जेई के बहुत सारे पैटर्न क्वेश्चन आपके यहाँ देखे जाते हैं। आपका कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन जेई में देखा जाता है, आपका कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन नीट में देखा जाता है। तो भैया ये चलते रहता है, इसलिए हर वैरायटी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूँ। इसलिए मैंने साफ साफ यहाँ लिख दिया है, जिसको पढ़ने आता हो वो ढंग से पढ़ ले, नहीं आता वो भी पढ़ ले। क्या? जेई, नीट, एमयू ट्रिपल ई, मतलब मेरा कंटेंट प्रोफेशनली सेटिस्फाइड है तीनों एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अप टू द मैक्स, इसलिए मैं आपको हर तरह क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भैया पीवाई क्यू है तो ऐसे हल्के बना लिया करो भैया, कुछ भी सब प्रैक्टिस करा देते हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके में भी आ सकते हैं, आधा सेल रिप्रेजेंट दे, हाँ लैंग्वेज अलग हो सकती है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बच्चा, इस वजह से। तो अब आपको ये चीज पता चल गई होगी कि भैया सेल रिएक्शन जो है भैया वो आधा दिया हुआ है। अब कल के लेक्चर में हमने आधा सिलेक्शन निकालना सीखा था, देखो यहाँ
कि हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ई ऑफ रिडक्शन इक्वल्स टू ई नॉट सेल, यानी ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, अच्छा ये तो उसके लिए कब था, जब जनरल केस में था, बट हमने भैया जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की गई तो हमने हाइड्रोजन के लिए भी देखो रिडक्शन पोटेंशियल निकालना सीखा है। यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रही है ना, देखो यहाँ देखो इसने H2 से H प्लस दे दिया, मतलब सिंपल फॉर्मूला क्या लगेंगे, बहुत बच्चे निकाल रहे होंगे और बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ फिर मैं चलूंगा क्वेश्चन पे। तो सिंपली आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, कौन सा, ये वाला, एकदम डायरेक्टली आंसर आएगा। कैसे, यहाँ देखो मैंने बोला था ना कि जनरलाइज प्रेशर कुछ भी हो सकता है, देखो यहाँ प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर 2 atm। अब सिंपल मेरे एक सिंपल फॉर्मूले पढ़ाए हुए क्वेश्चन से ही सवाल देखो PYQ में आया हुआ है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है भैया वो तो नहीं बदलेगा किसी के लिए, तो इसको निकलो, आरपी रिडक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट में आरपी लिख देते हैं, दिस विल बी ई नॉट ऑफ आरपी माइनस, हमको पता है भैया 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ, और क्यू की जगह हम क्या लिखते थे भैया, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन, और H प्लस का कंसंट्रेशन क्योंकि H2 है और बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन टू द पावर 2 था, याद करो। और यहाँ N की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, क्योंकि जब आप इसको रिएक्शन में खोल के लिखोगे, किसको, मैंने क्या बोला था कि जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन दे तो इसको रिएक्शन में खोल के लिखोगे तो आपको यही मिलेगा, क्या, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू H2, यही हो सकता है ना। H2 से H प्लस का रिएक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, नेट सेल रिएक्शन, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट विल गिव्स यू H2। अब भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद रख लो, सीधा फॉर्मूला याद रखो, कौन सा, ये वाला, कौन सा भैया, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ आरपी माइनस 0.06/2 लॉग प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन। अब उसमें भी खास बात क्या है कि भैया आपने ही बताया था कि ई नॉट ऑफ आरपी 0 होता है, तो आप वो ना याद करके ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बार बार एक ही चीज में बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो आप डायरेक्टली ये याद रख लो जो मैंने नीचे वाला रखा है, कि आज से कहीं भी भैया अगर हाइड्रोजन किसी के साथ भी, हमें प्लैटिनम का पूछे, हमें जिंक का पूछे, हमें कॉपर का पूछे, अगर उसके साथ हमें कहीं भी H2 दिख गया तो भैया हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, बात खत्म, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। तो भैया इस फॉर्मूले को लगाओ, आ जाओ। तो सिंपल है भैया, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.06 था डिवाइड बाई 2 तो 0.03 हो जाएगा। अब लॉग भैया प्रेशर ऑफ H2, तो भैया P ऑफ H2 2 atm दिया हुआ है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन उसने पूछ दिया, 2 अपॉन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन टू दी पावर 2। अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोल दिया है, अब मैं 0.1 मोल को 10 की पावर -1 भी तो लिख सकता हूँ, की पावर 2। अब सिंपल बेसिक मैथ का कैलकुलेशन करना है आपको, यानी ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस 0.03। अब सोचो लॉग, अब इसको थोड़ा ऊपर भेजो, पहले इस चीज को ऊपर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 इंटू 10 की पावर -1 है, स्क्वायर करोगे 10 की पावर -2 हो जाएगा, बिल्कुल। अब सोचो, क्या आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या भैया, लॉग mn, जब दो चीजें मल्टीप्लाई के अंदर लिखी और वो लॉग के अंदर लिखी हो, जब कोई भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हो और बाहर लॉग लगा हो, तो आप इसको खोल के लिख सकते हो, क्या, लॉग m प्लस लॉग n। तो मैं 2 इंटू 10 की पावर 2 को अगले स्टेप में खोल के लिख सकता हूं, बस यही था यहाँ, बस इस चीज को यूज करना था और कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। लॉग ऑफ 10 की पावर -2, देखो एक बार लॉग इसके साथ ले लिया, इसको m मान लो भैया, फॉर्मूला देखो उधर और फिर इधर मान लो, ये इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो ये log mn लिखा है, और log mn क्या होता है, log m प्लस log n, log की प्रॉपर्टी, यही तो आप मिस करते हो, इसलिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, मेजर रीजन यही है। इसलिए मैं बेसिक्स पे डालता हूँ, मेरी आदत है, मुझे पता है ना कि तुम कहाँ फंसोगे, सारे सब पता है बच्चा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तुम कहाँ फंसोगे, बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना तो एक्सपीरियंस लाइफ में गेन कर ही लिया है कि तुम्हारे 98% सवाल, तुम्हारे 90% जो डाउट्स हैं उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे देता हूं लेक्चर्स के अंदर ही, अपने से ही पूछ के, तुम नहीं पूछते हो मैं पूछ लेता हूं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी मैं चलो क्वेश्चन के एंड में एक कहानी बताता हूं तुम्हें, ठीक है, बढ़िया। लॉग 2 देखो, सिंपल, लॉग 2 की वैल्यू देखो नहीं पता है, अभी जान लो, दैट विल बी 0.3, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है। अब भैया यहां प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी, लॉग m की पावर n, याद करो, सो ये -2 बाहर आ जाएगा आगे, और ये log 10 हो जाएगा, और मैंने आपको बता रखा है कि भैया log 10 1 होता है, तो सिंपली मिटाई दो इसे। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दिस विल बी -0.03 इंटू 0.3, और देखो ये -2 है तो दिस विल बी -2। अब सिंपली कुछ करना ही नहीं है। अच्छा यहाँ से अगर माइनस माइनस आप कॉमन ले लो, तो ये वाली पूरी वैल्यू को आप ऐसे कर सकते हो, देखो क्योंकि यहाँ माइनस था, और ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर देखो क्या है, जब लॉग, अच्छा एक सेकंड और, यहाँ देखो कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा,
ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस था, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फिर इसको आप +2 ही कर लो, नो प्रॉब्लम। तो बीच में प्लस लगा लो, काम खत्म। अब 0.03 इनटू कितना हो जाएगा 2.3, सो दिस विल बी -0.069 वोल्ट। सो सिंपल आंसर विल बी -0.069 वोल्ट। इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी बस आपको लगानी नहीं चाहिए। बस एग्जामिनर ने आपका लॉगरिथमिक का बेसिक मैथ का टेस्ट कर लिया इस क्वेश्चन में, क्या आपको बेसिक मैथ आती है या नहीं। कितनों का आया भैया? अरे -2.009, ऐसे कैसे हो सकता है भैया? 0.03 है ना। एक सेकेंड, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.03। ओह हाँ, एक एरर हो गया। यस, मैंने इसको प्रॉपरली, एक सेकेंड, अच्छा ये 2.3 है ना। अरे शिट मैन, मैं कैलकुलेटर में 0.23 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ओहो, इसीलिए तो आंसर गलत आया। इसको, अरे क्या लिख रहा हूँ, इसको मॉडिफाई कर लो। नो बेटा, नो प्रॉब्लम, सही है। मैं भी कहूँ कि आंसर क्यों गलत आ रहा है, फिर ऊपर देखा कैलकुलेटर में तो मैंने 0.03 मल्टीप्लाई कर दिया था 2 बार साथ में, इस वजह से। चलो ये 2.3 था ना, तो इसको नोट कर लो, दिस विल बी 2.009 वोल्ट। अब ठीक है, क्लियर, ठीक है क्लियर। 0.069, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। इस केस में ये प्लस ही रहेगा ना, 2.3 और मल्टीप्लाई करो भैया, 2.3 और मल्टीप्लाई करोगे 0.03 में तो सही है, वैल्यू वही आएगी 0.03, 0.06, 0.3। यार ये 0.03 है ना, शिट, मैंने फिर से 0.3 मल्टीप्लाई कर दिया था, इट्स माय बैड। यानी पहले टाइम में मैंने सही मल्टीप्लाई किया था, ओहो। पर मैं तुम लोगों का कमेंट देख के मैं खुद कंफ्यूजन में आ गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दिस विल बी 0.03, सो अगेन आई विल हैव टू चेंज इट। देखो एक प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो हाथ में लग गया है ना इंजीनियरिंग में, फिर ये फोन के कैलकुलेटर से तो बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें दब जाती हैं। ठीक है, करेक्ट कर लो, अब वापस से करेक्ट कर लो सब लोग। नो अरे यार कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक, आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई अपोलोजाइज, डोंट वरी। बस किसी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज आपको गलत नहीं पढ़ाया जा सकता। आप आपको गलत पढ़ाएंगे, आप जिंदगी भर गलत याद रख लोगे, ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इट्स ओके, समय लेके हम प्रॉपर, आप मेरा कहीं भी एरर होता है तो आप डेफिनेटली मुझे करेक्ट करो, ये तो आपका हक है यार। ठीक है, दिस विल बी 0.06। मैंने 2.3 के साथ देखो 3 बार मैंने गलती की मल्टीप्लिकेशन में, एक बार मैंने 0.3, अब जब इस वाले सेक्शन मैंने पहले तो 2.3 को गलत मल्टीप्लाई किया, और फिर दूसरी बार भी गलत मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया। बट ठीक है, द मेन क्वेश्चन इज, हाँ दे देंगे, द मेन क्वेश्चन इज क्या आपको समझ आया अप्रोच? जल्दी बताओ बच्चा, द मेन क्वेश्चन इज सबको समझ आया कि यस सर, हाफ सेल लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम, बस हम क्वेश्चन, बस हमको चेक करना है कि जो प्रॉपर क्वेश्चन है, उस ऊपर वाले प्रॉपर क्वेश्चन में कौन सा डेटा कैसे गिवन है, उसको देख के हम पहचानेंगे कैसे। तो फटाफट से बताओ कि सर समझ आया, समझ गए? ठीक है, इट्स ओके यार। अब I'm इंजीनियर और मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की आदत हो गई है, लगातार 3 साल मैंने वही किया, तो ये फोन के कैलकुलेटर्स में कभी कभी टच से चीजें इधर, मुझे बटन्स की आदत है। हाँ हम बहुत कैलकुलेटर यूज करते हैं, क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से चलती है बच्चा। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर, मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखाता हूँ, देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे दिखते हैं, इंजीनियरिंग वाले खास करके ऐसे दिखते हैं, देखो एस टाइप वाले बड़े बड़े कैलकुलेटर, ये देखो FX991MS, देखो इस टाइप वाले। अब ये बटन्स की आदत देखो, प्रॉपरली बटन्स ऐसे खूब सारे, तो हम ये यूज करते हैं अभी भी, मेरे पास यही है केसीओ का FX991MS। ठीक है, इट्स ओके यार, मैं भी इंसान हूँ, हो जाती है गलतियां, क्या करें। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बताओ फटाफट से, क्लियर है ना बच्चा, अप्रोच वगैरह सब क्लियर हुई? अब देखो, मैं फिर से एक बात तुमसे कहता हूँ यार, जो तुम सवाल पूछने, देखो तुम मेरी क्लास में डाउट्स क्यों नहीं आते, कभी सोचा है? कोई बच्चा डाउट्स नहीं पूछता जनरली, क्यों?
क्योंकि यार मैं वो सारे डाउट्स, मुझे पता है ना, मैं तुम्हारे स्टेज पे रह चुका हूँ, ठीक है, और मैं देखोगे तो थर्ड ईयर में हूँ, बट जो एज गैप है मेरे तुम्हारे में वो काफी ज्यादा नहीं है, लगभग 3-4 साल का बस एज गैप होगा, ठीक है। तो यार मैं भी प्रिपरेशन फेज में था, और मुझे पता था मुझे प्रॉब्लम होती थी कुछ कुछ जगहों पे ऐसी, जो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सबकी एक ही कहानी होती है, बेसिक्स हिले होते हैं, फिर पहले तो बेसिक्स को हमें अपना सही करना पड़ता है, फिर उस बेसिक के साथ हम आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यार मैंने भी उस फेज को ना देखा है, ठीक है, उस टाइम में, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्लास में खुद से ही पूछ के, खुद ही बता के तुम लोग के डाउट को मिनिमाइज कर दूं, इसी वजह से बहुत कम बच्चे, क्योंकि डाउट रहता नहीं है, इतना सिंपलीफाइड पढ़ा दो कि डाउट ही ना रहे, और अगर एक आध डाउट रहे तो उसे ऐसे क्लियर कर दो कि फिर वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचे उसके लिए, ठीक है। तो एक ही चीज मैं यही सोचता हूँ, ठीक है, कि डाउट जो है उसको मिनिमाइज किया जाए, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चन मजेदार मजेदार कर ले। कैलकुलेट दी ई सेल फॉर अ गिवन सेल, ठीक है, इफ गिवन ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है, नोट कीजिएगा। फॉर अ गिवन सेल, यहाँ छूट गया, सेल रिएक्शन, फॉर द गिवन सेल रिएक्शन, ठीक है, सेल रिएक्शन गिवन है, दैट इज एन आई सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.002 मोलारिटी, इट्स ओके, दैट इज गिविंग यू Na2 प्लस, ऑब्वियसली द एक्वस स्टेट, और इसकी कंसंट्रेशन है 0.160 मोलारिटी, ठीक है, प्लस 2 Ag सॉलिड, ठीक है। अब हमें इसका ई सेल चाहिए। अब आपको पता होगा कि भैया जब ई सेल होता है और दो अलग अलग कंसंट्रेशंस पे होते हैं, तो आपने बहुत अच्छी चीज क्या पढ़ी है भैया, नर्स्ट इक्वेशन। तो ये सवाल भैया नर्स्ट इक्वेशन का है। अच्छा, कहाँ पूछा गया, कहाँ पूछा गया, जेई मेंस 2013, जब वो बेसिकली एआई ट्रिपल के नाम जाना जाता था, है ना। चलो भैया आ जाओ, नर्स्ट इक्वेशन हमको पता है भैया बहुत अच्छे से, ई सेल पूछा है, ध्यान देना, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ। अच्छा, हमें क्यों लिखना है, तो सोचो मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो मैं आपके लिए आसान करता हूं, Na2 प्लस को ऊपर लेता हूं और नीचे Ag प्लस, तो देखो इतना सिंप्लीफाइड कर दिया। अब मुझे तुम आंसर्स बताओ बस, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा नहीं, इसे सॉल्व करूंगा तुम्हारे आंसर आने के बाद, तो मैं वेट करता हूं, पहले तुम सबके आंसर्स का देखता हूं कितने मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं तुम सबके। चलो फटाफट से तुम सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत कराया इस टाइप का क्वेश्चन, अब मैं देखता हूँ, ठीक। अच्छा, एक और चीज ये है कि अगर किसी को कंफ्यूजन लग रहा होगा, ठीक है, तो लॉग की एक वैल्यू इसमें गिवन है, ठीक है, लॉग की एक वैल्यू, मैं वो वैल्यू आपको बता देता हूँ, ताकि अभी आपने लॉग की वैल्यू डायरेक्टली आपको यहाँ दी नहीं है तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। एक सेकेंड, लॉग की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, दैट विल बी, मैं खुद से कैलकुलेट करके बता देता हूँ अभी आपको, ठीक। हम्म, रिस्पॉन्स तो आप लोग करते रहो सॉल्व, आप लोग करते रहो, मैं सभी के रिस्पॉन्स अभी चेक करूंगा, मैं वो लॉग की वैल्यू को जरा कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, दैट विल बी 0.00004.160, ठीक है, 0.160 डिवाइड बाय 0. ठीक है, ठीक है। अब देखो, हाँ, एक वैल्यू आपको मैं बताना चाहता हूं, इसमें जो लॉग क्यू को जब आप सॉल्व करोगे, ये प्रॉपर जो क्यू होगा, इस पूरे लॉग क्यू की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, दैट विल आप रखोगे 4.60,
ठीक है, ये आपके लिए समझ लो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें। ठीक, ये जो क्यू वाला पार्ट है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो भी अंदर वैल्यू आएगी सिंपली, ठीक है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे अभी आप जब आप वैल्यू पुट करोगे प्रॉपरली, और वो वैल्यू होगी आपकी 4.60। ठीक है, ये गिवन डेटा था क्वेश्चन में, ठीक, मैंने लिखा नहीं था। चलिए अब सॉल्व कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्सेज का, क्योंकि मैं तो हमेशा करा देता हूँ यार, तुम लोग सॉल्व करो फिर करेक्ट आंसर बताओ, और मैं भी साइड में सॉल्व कर ले रहा हूँ अपने से, मैं देख के कर ले रहा हूँ। 4.60 3 2 0.83 4.60, ई सेल तुम्हारा दिया हुआ दैट्स 1 माइनस 1 माइनस 0.06 0.1। चलो चलो भैया, मेरे तो आंसर्स आ गए, चलो मेरे आंसर आ गए फटाफट से, मेरे आंसर आ गए, मैं तुम सबका वेट कर रहा हूँ, मैं चैट सेशन ही आज देख रहा हूँ। ठीक है, नो डाउट, बहुत टाइम है हमारे पास, हम काफ़ी आगे चल रहे हैं अपने सिलेबस के पेज से, तो हम बैठ के ये चीज़ जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भैया, बहुत मैं कर देता हूँ क्लास में ना, मैं देखता हूँ कि इफेक्टिवली कौन जल्दी टाइम को नज़र में रखते हुए कौन जल्दी सॉल्व कर ले रहा है इस वैल्यू को। सिंपल, इट्स अ जेई मेन 2013, अगर आप सही कर दिए तो +4 मार्क्स आपके, कोई नहीं रोक सकता आपको, +4 मार्क्स आपके हो जाएंगे, फिर मैं एंड में सॉल्व करूंगा। 0.86, अब भैया N2 है 1 है, मैं क्या बताऊं यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, हैं, इतना क्वेश्चन करा दिया, इतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझा दिया, अभी भी यार ये हालत है, n=2, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। 0.86, सदरुल यार, कंफर्म करो यार, थोड़ा रीचेक करो, 0.862, वाशिद तुम्हारे आंसर्स नहीं आए यार, शायद, और शदरुल, आप दोनों, बहुत बहुत बधाई, +4 नंबर आपने गेन कर लिया, बहुत अच्छा, 0.86 मेरा भी आंसर आया था, वेरी गुड, कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, सदरुल के +4 नंबर और साइद के +4 नंबर, देखो आपने जेई में 2013 का क्वेश्चन यूं सॉल्व कर दिया, बस मेरे से पढ़ के एक फॉर्मूला लगा के, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं भैया, आ जाओ, देखो देखो साफ साफ सबको दिख रहा है भैया कि यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो भैया इसको 2 रख दो फटाफट से, डायरेक्टली सॉल्व कर ले, सबको क्लियर हो गया। देखो ईसेल की वैल्यू 1 रखो, दिस विल बी 0.03, और जब लॉग, सोचो जब ni का कंसिडरेशन आप यहाँ रखोगे तो दिस विल बी 0 पॉइंट कितना था 160, और नीचे 0.002 का स्क्वायर, अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी लॉग 40,000, लॉग 40,000, जब इसको डिवाइड कर लो ना, इसको स्क्वायर के डिवाइड कर लो, तो लॉग 40,000 की वैल्यू होती है 4.60, मतलब आप इस पूरे को रिप्लेस कर डायरेक्टली 4.60 रख सकते हो, दिस विल बी 0.03 इंटू 4.60 सिंपली 4.6, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 0.1359, मैंने फटाफट से कर लिया था, सो द आंसर विल बी 0.86 वोल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा जिसका 0.86 आया, वेरी गुड, इट्स अ 3 लाइन, 3 लाइन का, 3 लाइन का, बताओ नोट्स का ही है, और उसने घुमा फिरा के तुमसे पूछ लिया ये चीज, कितना इजी है, कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स अ जेई मेन क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर तेज है तो आप बस कॉन्सेप्ट सीख के मेरे पढ़ा हुए सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, डेफिनेटली हो जाएगा। चलो भैया, मजा आया, बढ़िया, फटाफट से बताओ, चलो अगर बढ़िया है तो एक और क्वेश्चन आज करते हैं बढ़िया वाला, फिर आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहता था, इसलिए इसको उठाया हूं मैं, ठीक है, गिवन E0 ऑफ Cu+2 से Cu+, दिस विल बी +0.15 वोल्ट, ये बढ़िया और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा सवाल है ये, ठीक है, इसका डेटा यहाँ गिवन है, बता देता हूँ, 0.15 वोल्ट, और क्या दिया है, और दिया है E0 Cu+ से Cu, दिस विल बी +0.5 वोल्ट, ठीक है, फाइंड E0 ऑफ
Cu2 प्लस Cu, अब ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इफ गिवन, क्या गिवन है, 3 रिएक्शन गिवन है। पहला रिएक्शन Cu2 plus accepting 1 electron and that will convert it into Cu plus, Cu plus accepting 1 electron and that is converted into Cu solid. Or third reaction, that is Cu2 plus 2 electron and that is converting into Cu as well, ठीक है। अब बस वही चीज ऊपर देखो, Cu2 प्लस से Cu जाने में कितना, मतलब सिंपली इसी का ई नॉट सेल दे दिया ऊपर, देखो यहां दिया है Cu2 प्लस से Cu जाने में कितना ई नॉट सेल दे दिया, 0.15 वोल्ट। अगले में Cu प्लस से Cu जाने में, देखो Cu प्लस से Cu जा रहा है तो इसका भी ई नॉट सेल हमको दे दिया, दिस विल बी 0.5 वोल्ट। और हमसे किसका पूछा है, Cu2 प्लस से Cu, मतलब इसका हमसे पूछा है, मतलब ई नॉट सेल इसका निकालिए। अब आपका अगर दिमाग काम कर रहा है ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो उनका दिमाग जो है वो फेर बदल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस एग्जाम के क्वेश्चन ही है। पिछली जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2019, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कैसे? अब देखो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे अप्रोच को फॉलो करो जो मैं तुम्हें करा रहा हूं, सिंपली बस कुछ नहीं करना है। देखो एक चीज याद रखो हमेशा, अब आपके मन में सवाल यह होगा कि सर अगर 3 रिएक्शन दिया है तो मैं इसको पलट के फिर डायरेक्ट ऐड करके नहीं निकाल दूं तीसरे का। सोच रहे होंगे ना आप कि भैया मान लीजिए रिएक्शन को से रिवर्स कर दूं, हमें Cu चाहिए राइट साइड में, तो Cu है मान लो, इन दोनों को जोड़ दूं तो भी हमारा सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या क्वेश्चन? देखो सिंपल आंसर ये है कि भैया यहाँ ई नॉट सेल दिया हुआ है, आप ई नॉट सेल को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, ये एक रूल होता है। आप ये सोच रहे हो कि भैया 3 इक्वेशन दिया है तो कैसी भी इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके, अगर आपने रेडॉक्स पढ़ा होगा तो आप थोड़ा दिमागी लगा रहे होगे कि भैया कैसी भी रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ काट के मैं ये वाला रिएक्शन लेते आऊँ Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन और Cu, और फिर मैं इनमें भी वही हेर फेर कर दूंगा इनकी वैल्यू में, तो सिंपली ई नॉट सेल मिल जाएगा। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो ई नॉट सेल है ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो इसे आप जोड़ घटा सकते नहीं हो ऐसा डायरेक्टली रिएक्शन के थ्रू। जब रिएक्शन का ई नॉट सेल दिया है तो आप उसे रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट माइनस करके ई नॉट सेल को भी सब्ट्रैक्ट माइनस नहीं कर सकते हो। तो द आंसर इज सिंपली क्या भैया, यहां सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा डेल्टा जी नॉट का। क्या बात कर रहे हो, डेल्टा जी नॉट का कॉन्सेप्ट काम आएगा क्या? बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि डेल्टा जी नॉट ही एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो कि डायरेक्टली रिएक्शन के थ्रू अगर ई नॉट सेल दिया है तो आप उसे जोड़ घटा सकते हो, मतलब डेल्टा जी नॉट के पास अथॉरिटी है कि आप उसे किसी को प्लस किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो सिंपली इस टाइप के इक्वेशन के लिए आप डेल्टा जी नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मेरी बातों को मोटे मोटे अक्षर में लिख लीजिए, ठीक है, कि जब भी भैया ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 2-3 रिएक्शन गिवन हो, 2-3 ई नॉट सेल दिए हो और तीसरा हमसे निकलवाए, या सिंपली 2 रिएक्शन दिए हो तीसरा निकलवाए, ऐसे याद रख लो। अगर 2 रिएक्शन दिए हो दोनों का ई नॉट सेल दिया और तीसरे का पूछे तो हम सिंपली किधर जाएंगे, टुवर्ड डेल्टा जी नॉट के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट इजीली किया जा सकता है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉ इसमें लग जाएगा। अब हमने पढ़ा है भैया कि डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, मतलब डेल्टा जी नॉट में ई नॉट सेल तो आ रहा है सर, बिल्कुल। तो सोचो भैया हमें क्या करना है, भैया हमें ई नॉट सेल चाहिए थर्ड वाले का, तो इसे ई नॉट सेल 1 कह दो, इसे ई नॉट सेल 2 कह दो, इसे ई नॉट सेल 3 कह दो। अब सोचो भैया अगर मुझे तीसरा चाहिए तो सोच के देखो, कुछ करना नहीं है आपको, सोच के देखो, अगर आप पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ोगे तो क्या आपको तीसरा मिल जाएगा क्या? सोचो, देखो पहला दूसरा इक्वेशन जोड़ो मेरे साथ। क्या? Cu2 प्लस एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu प्लस, ये फर्स्ट इक्वेशन था। दूसरा क्या था भैया, Cu प्लस एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu सॉलिड, ये दूसरा। अब इन दोनों को जोड़ो, तो मैंने क्या बोला था कि भैया दोनों जो सेम चीज है उसे काट दो। कैसे? तो Cu2 प्लस काट दो, ये E प्लस E 2E हो जाएगा और Cu2 प्लस ऐसे ही रहेगा, और एरो के राइट साइड क्या बचेगा, Cu सॉलिड। देखो ये थर्ड इक्वेशन तुम्हें मिला कि नहीं मिला? अरे Cu2 प्लस एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu सॉलिड, थर्ड मिला कि नहीं मिला? मिल गया भैया। मतलब पहले और दूसरे को जोड़ना है
तो तीसरा मिलेगा। अब मैंने आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर फिर डायरेक्टली जोड़ दो ना, ई नॉट सेल 1 प्लस ई नॉट सेल 2 गिव्स ई नॉट सेल 3। मैंने क्या बोला फिर से कि भैया डायरेक्टली ये ऐड होने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप ऐसा डायरेक्टली जोड़ के आओगे और ऑप्शन में आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा, एग्जामिनर इसीलिए देता है वो। और फिर आपके क्या लग जाएंगे, समझ रहे हो ना, लैंग्वेज समझ लो, फिर आपके लग जाएंगे एल। क्यों? आपने डायरेक्टली किया, आप सोच रहे थे भैया ऑप्शन था, हमने दोनों को जोड़ के निकाल दिया, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। सोच रहे हो प्लस 4 नंबर हमारा फिक्स है, नहीं है फिक्स, -1 हो जाएगा भैया, गलत है। क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, उसके लिए डेल्टा जी नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो सोचो अगर इसे मैं ई नॉट सेल 1 कह सकता हूं, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा जी नॉट 1 कह सकता हूं, सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट 2 कह सकता हूं, सिमिलरली थर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट 3 कह सकता हूं। बिल्कुल। अब हमें क्या चाहिए भैया, हमें तीसरे का ई नॉट सेल चाहिए, तो मैं एक रिलेशन स्टेब्लिश कर लूं यहां से कि भैया डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। अरे कर सकते हो भैया, कर सकते हो, एकदम बिल्कुल कर सकते हो भैया, नो डाउट। बोलो कर सकते हो ऐसा? अरे भैया 1 प्लस 2 करो तो तीसरा मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे ही मिला है रिएक्शन में। देखो पहला दूसरा रिएक्शन को हमने जोड़ा है तो तीसरा हमें मिला है, मतलब सिंपली ई नॉट सेल तो नहीं पर डेल्टा जी नॉट तो जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेशन का डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी वन, सेकेंड स्टेशन का डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी टू, और थर्ड स्टेशन का डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी थ्री। और आपको डेल्टा जी नॉट पता ही है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। तो सिंपली अब थोड़ा मेरे साथ एन निकलवाओ अलग अलग केस में। फर्स्ट रिएक्शन के लिए आपको एन की वैल्यू कितनी दिख रही है, कितनी दिख रही है, एकदम मतलब मन से बताना, दिल से बताना। तो आपको दिख रहा होगा कि भैया यहाँ Cu2+ था, उसने एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और फिर उसका Cu2+ से Cu+ हो गया, मतलब फर्स्ट रिएक्शन में n की वैल्यू 1 है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन में? एक। अच्छा सेकंड चेक करो। सेकंड भैया ये जो Cu+ था अब ये यहाँ गया, अब इसने अगेन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और फिर Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब सेकंड रिएक्शन में भी n की वैल्यू 1 ही है भैया। अच्छा थर्ड रिएक्शन में चेक करना ध्यान से, इस बार Cu+2 है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और फिर वो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब देखो सारे रिएक्शन में तुमने n की वैल्यू निकाल ली, तो क्या मैं इस रिलेशन को यहाँ लिख सकता हूँ कि भैया डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। अब 3 के लिए क्या लिख सकता हूँ? -n3 f ई नॉट 3, दिस विल बी G1 के लिए क्या लिख सकता हूँ? -n1 f ई नॉट 1 प्लस -n2 f ई नॉट 2। बोलो बोल सकता हूँ? अरे भैया प्लस लगा दो, प्लस माइनस बीच में माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट माइनस लगा दो यहाँ से। बोलो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ ऐसे? अच्छा आपको मैंने सवाल याद होगा कि सर आपने F1 F2 F3 क्यों नहीं किया? अरे गधेड़ो, F की वैल्यू फिक्स होती है, याद है 96500। तो भैया इस F को तो आप कॉमन लेके काट भी सकते हो और अभी हम काटेंगे। तो देखो हमें रिलेशन क्या मिलेगा, पहले एक काम करो बीच में से माइनस कॉमन ले लो, तो भैया माइनस कॉमन लोगे तो दिस विल बी n1 f सॉरी ई नॉट 1 प्लस n2 f ई नॉट 2। अच्छा इसी के साथ साथ f भी बाहर कॉमन ले लो, हटाओ खेल हटाओ, माइनस और f दोनों कॉमन ले लो राइट साइड से, तो भैया बाहर f आ जाएगा, दिस विल बी n1 ई नॉट 1 प्लस n2 ई नॉट 2। अब बहुत बच्चे कर चुके होंगे, -n3 f ई नॉट 3। अब देखो क्या क्या गया भैया, माइनस से माइनस गया, f से f गया, बचा क्या? n3 ई नॉट 3 इज इक्वल्स टू n1 ई नॉट 1 प्लस n2 ई नॉट 2। अब सोचो भैया हमारे पास ई नॉट 1 भी है, ई नॉट 2 भी है, ई नॉट 3 चाहिए, n1 भी है और n2 भी है। तो n1 n2 कितने हैं? तो सोचो n1 क्या है भैया, फर्स्ट रिएक्शन यानी पहला, यानी 1 1 और 2। तो सिंपली n3 कितना है? 2, यानी 2e3 इज इक्वल्स टू 1 ई नॉट प्लस 1 ई नॉट 2, 1 ई नॉट 1 प्लस 1 ई नॉट 2। अब सबको पता है भैया ई नॉट 1 कितना है, फर्स्ट रिएक्शन का ई नॉट सेल कितना है? 0.15, यानी 0.15 प्लस ई नॉट 2 कितना है भैया, सेकेंड रिएक्शन का ई नॉट कितना है? 0.5, और थर्ड हमें ई नॉट चाहिए। तो क्या मैं इन दोनों को नीचे 2 भेज दूं? सोचो ई नॉट चाहिए तो 2 को डिवाइड में भेज दो, अरे खेल खत्म। सिंपली 0.15 प्लस 0.5, दिस विल बी कितना? 5 है यहाँ और 1.5 है, मतलब 0.15 0.65 अपॉन 2, जब से डिवाइड करोगे दिस विल बी 0.325 वोल्ट। तो भैया ई नॉट 3 कितना आया? 0.325 वोल्ट।
ले भैया, दिस इज योर सिंपल आंसर। एक एक स्टेप करके मैंने तुम्हें सिखाया है, बहुत ही बढ़िया शत्रुघ्न, वेरी गुड। 0.325, एक एक स्टेप मैंने तुमसे सिखाया है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट आज से तुम ये कंफ्यूजन को अवॉइड करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें सिखा दिया कि भैया इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे। सिंपली ये प्रॉपर्टी जरूर याद रख लेना, ये प्रॉपर्टी है भैया, ये कोई अलग सी चीज मैंने तुमसे नहीं बोली है, ये प्रॉपर्टी है जिसमें कि ई नॉट सेल को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, वो एडिटिव नेचर को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए सिंपली हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपली डेल्टा जी नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन से ही पूछेगा? नहीं भैया, इस टाइप के क्वेश्चन से नहीं पूछेगा, मैं तो बेवकूफ हूं जो ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं। यार तुमसे बोला गया ना, तुम पेशेंस क्यों नहीं रखते हो, इतना एक्साइट क्यों कर देते हो? हाँ, तुम्हारे क्लास के, तुम्हारे अपने बैच के बच्चे बोलते हैं भाई भाई पेशेंस रखो यार। जो तुम्हें कराया जा रहा है इसका मतलब कि वो इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है, इसलिए तो कराया जा रहा है। थोड़ी तो कॉमन सेंस रखो यार। हुँ? तुम ऐसे अप्रोच को फॉलो क्यों करते हो? हम्म? तुम यार रट्टू तोता मत बनो यार मेरी क्लास में। तो मेरी क्लास में रट्टू बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं भैया जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं सर, उस क्वेश्चन के तरीके को रट लूंगा और उस क्वेश्चन के तरीके को सेम में आएगा तो करके आऊंगा। अरे इस पे फोकस क्यों कर रहे हो? रादर देन ये फोकस करो कि भैया कॉन्सेप्ट कैसे सीखें जो आप सिखा रहे हो। वो सीख लेंगे फिर तो इस टाइप से थोड़ा बदल के ही पूछे तो हम अपना दिमाग लगा के यूज कर सकते हैं। तुम्हारा अपना दिमाग किस लिए है? हम्म? यार ऐसे तो इंजीनियरिंग में सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। इंजीनियरिंग एक ऐसा गेम नहीं है जिसमें सिर्फ आप कोई आपको आके क्वेश्चन सिखा देगा फिर आप उसको सीख जाओगे फिर आप उस तरीके को फॉलो करते चलोगे। ऐसा नहीं है यार। तो ऐसी ये चीज क्यों फॉलो करते? मैंने इस इतने दिन से यही ऑब्जर्व किया है। अरे सॉरी की बात नहीं है बेटा, मैं कुछ अलग, मैं तुम्हें डांट थोड़े रहा हूँ, मैं तुम्हें उस चीज को समझा रहा हूँ कि तुम उस चीज को बस उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो। यार क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं। हम्म? कई बार ऐसा बना दे क्वेश्चन जिसमें बीच में ऐड नहीं, बीच में सब्ट्रैक्ट करने से हो, फिर वहां क्या करोगे तुम? हमेशा ऐड करके चेक करोगे क्या? कई बार ऐसे इक्वेशन बनते हैं जिसमें तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है पहले से दूसरे में या फिर तीसरे से चौथे में। मान लो चार इक्वेशन दे दे, चार से बोले कि तीन तीन दिए दे दे और चौथा तुमसे पूछ ले, तो उस केस में तुम्हें किसे ऐड के सब्ट्रैक्ट करना है? ये तो अपनी कॉमन सेंस की बात है, अपने दिमाग की बात है भैया। मैं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ ना। नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो यार, ऐसा होता है। ठीक है, प्रिपरेशन फेज में ऐसा होता है, तुम इस चीज को सीखो यार। तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, तुम रैदर देन कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, वो ज्यादा इफेक्टिव है तुम्हारे लिए। ठीक है? अच्छा, और सब देखो, और सब सारे बच्चे क्लास में सिर्फ चुपचाप से कॉन्सेप्ट सीखते हैं, प्लस फिर मेरे जो भी आंसर हो उसका जवाब देते हैं, फिर उन्हें अच्छा अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है हाँ आज हमने कुछ नया सीख लिया। पर तुम क्या, तुम ये सोचते हो कि सर क्वेश्चन करा दीजिए फिर उसका अप्रोच को मैं रट लूंगा? नहीं बेटा, अप्रोच नहीं रटा जाता है बिल्कुल। अप्रोच रट के कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें तरीका सिखा रहा हूँ कि आप जो हैं उस तरीके को फॉलो कीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज बहुत सारे अल्टरनेट तरीके हैं सॉल्व करने के, और दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो बस ये चेक करो कि सर क्या अप्रोच सिखा रहे हैं। ठीक है? चलो ठीक है, चलिए तो फिर ये कुछ बातें थी। अब देखो आज ही खत्म कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी, ज्यादा समय नहीं लूंगा तुम्हारा। एक और टॉपिक रह जाता है जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो अब एक्चुअली थ्योरी वाले पार्ट पे वापस आ जाते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे वापस आ जाते हैं। देखो सब कुछ सेम रहेगा बिल्कुल। अभी हमने पीछे गैल्वेनिक सेल पढ़ के खत्म किया है और उसी में पूरी नस्ट इक्वेशन वगैरह की बातें हुई थी, हुई है। बट अब मैं थोड़ा रोशनी डालूंगा कंसंट्रेशन सेल पे। देखो कंसंट्रेशन सेल बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल मेरे साथ वही बना लीजिए अपने नोट्स वगैरह में। आप अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो सेम कॉन्सेप्ट किया, कुछ नहीं किया हमने। दो कंटेनर लाए हम, कंस्ट्रक्शन आपको पहले समझा दूं जल्दी से। उसमें हमने क्या किया कि जिंक का ही रॉड डाला, ठीक है, और इसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जैसे हम वहां भरते थे, बिल्कुल हमने ऐसा ही भरा। कंसंट्रेशन सेल और गैल्वेनिक में आपको डिफरेंस बता दूंगा भैया। लेफ्ट वाले साइड को सबको पता है एनोड कहते हैं, फिर इधर इस वाले साइड को सबको पता है कैथोड कहते हैं। ठीक है? इसमें हमने क्या भरा? अगेन सेम जिंक सल्फेट का ही सोल्यूशन भरा,
और राइट कंटेनर की जब बात की हमने तो आपके मन में सवाल आ रहा कि सर गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था कि लेफ्ट कंटेनर में जिंक सल्फेट था, ZnSO4 था। भैया राइट कंटेनर में इस बार भी हमने जिंक सल्फेट ही लिया, यानी दोनों कंटेनर में भैया चाहे वो एनोड का कंटेनर हो चाहे वो कैथोड का कंटेनर हो, कंसंट्रेशन सेल में हमेशा दोनों साइड क्या लेते हैं, सेम सोल्यूशन लेते हैं। और ये जो रॉड थी भैया, ऑब्वियसली ये जो रॉड थी ये जिंक की ही रॉड थी, जिंक की ही रॉड थी, जिंक की इलेक्ट्रोड थी। और भैया जो राइट कंटेनर है इसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोड डिप किया, इस इलेक्ट्रोड जो राइट साइड का इलेक्ट्रोड है, बेसिकली कैथोड की मैं बात कर रहा हूं, तो कैथोड में जो हमने डिप किया, अगेन इस कैथोड में भी हमने जिंक का ही रॉड डिप किया। मतलब गैल्वेनिक सेल में हमने दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड बनाए थे, उन दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल में, उन दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेटल के कंटेनर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन डाले थे। जैसे एक का रॉड अगर हमारा जिंक का था तो उसमें हमने जिंक सल्फेट डाला था, और दूसरा रॉड हमारा कॉपर का था तो हमने उसमें कॉपर सल्फेट डाला था। बट भैया कंसंट्रेशन सेल वाला जो टॉपिक है वो गैल्वेनिक सेल से डिफरेंट है। गैल्वेनिक सेल में अप्रोच क्या थी कि भैया जो जिंक सल्फेट था उसका कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी था, बट यहां कोई भी रैंडम कंसंट्रेशन, लेट्स से C1 कंसंट्रेशन पे जिंक सल्फेट को रखा गया, तो C2 कंसंट्रेशन पे जो सेकंड कंटेनर है उसके जिंक सल्फेट को रखा गया। मतलब जो दोनों सोल्यूशन था उसका अब कंसंट्रेशन सेम नहीं था, बट गैल्वेनिक सेल में दोनों 1 मोलारिटी पे थे। तो डिफरेंस समझते जाओ स्टेप वाइज। पहला डिफरेंस भैया, दोनों कंटेनर में सेम टाइप का सोल्यूशन। दूसरा डिफरेंस भैया, दोनों कंटेनर में सेम टाइप के इलेक्ट्रोड। तीसरा भैया, दोनों कंटेनर का जो कंसंट्रेशन है बेसिकली मोलारिटी में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे वो दोनों अलग अलग होगा, एक के लिए C1 तो दूसरे के लिए C2। सिंपल। इस सिंपल से सेल को कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। मतलब कंसंट्रेशन सेल भैया एक ऐसा सेल है जिसके अंदर जो दो कंटेनर के थ्रू हम जो सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन दोनों कंटेनर में डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे सॉल्यूशंस भरे जाते हैं और सेम टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। तो आप दोनों में एक मेजर डिफरेंस समझ गए होंगे कि भैया गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल में क्या मेजर डिफरेंस है। यहां भी हमने सर्किट को कनेक्ट करने के लिए क्या की, एक्सटर्नली वायर से जोड़ दिया, और फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज की प्रॉब्लम को भी ओवरकम करने के लिए हमने इन्वर्टेड सॉल्ट ब्रिज भी एडजस्ट कर दी। सेम चीज है, बस अंतर क्या है, माइन्यूट सा अंतर, कि भैया दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग हो जाएगा, और दोनों का जो इलेक्ट्रोड है वो सेम नेचर का हो जाएगा। दोनों के अंदर जो सोल्यूशन भरा जाएगा भैया वो भी सेम नेचर का भरा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल में डिफरेंस पहचानना, और गैल्वेनिक सेल में तो पहचान जाओगे, एक बार मुझे बताओ, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। क्या कंसंट्रेशन सेल गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस आपको पूछा जाए तो बता सकते हो? बिल्कुल, अब तो बता सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम, बड़ी सिंपल है। दोनों कंटेनर में सेम सोल्यूशन, दोनों कंटेनर में सेम रॉड, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग, बाकी सब कुछ सेम। तो कंसंट्रेशन सेल, गैल्वेनिक सेल, ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, अब थोड़ी और बातें भैया, मैथमेटिकल बातें आओ। क्या? अच्छा भैया, अगर मेरे को एट एनोड एट कैथोड अगर हाफ सेल रिएक्शन लिखना हो, किसके लिए? हाफ सेल रिएक्शन फॉर कंसंट्रेशन सेल। हाफ सेल रिएक्शन जैसे वहां लिखा था, किसके लिए? कंसंट्रेशन सेल के लिए। तो सिंपल है, एट एनोड क्या होता है भैया? ऑक्सीडेशन, सबको पता है। यहां क्या हो रहा होगा? अरे भैया लोन से याद रखो, लोन शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन। और यहां क्या हो रहा है भैया? यहां हो रहा है भैया रिडक्शन। तो सिंपल है, क्या करना है भैया? जिंक सॉलिड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 प्लस एक्वस के फॉर्म में, और रिलीज क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एट कैथोड भैया क्या हो रहा होगा? एट कैथोड क्या हो रहा होगा भैया? एट कैथोड भैया सेम, देखो कैथोड पे भी जिंक है, तो अब यही जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। क्या बात है। अच्छा, नेट एसल रिएक्शन लिखना हो भैया, दोनों को जोड़ दो, तो आपको तो पता चल ही गया होगा आपकी नेट एसल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। दिस विल बी जिंक सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, जिंक 2 प्लस एक्वस, दैट विल गिव्स यू जिंक 2 प्लस एक्वस अगेन प्लस जिंक सॉलिड, मतलब दोनों साइड जिंक है। तो यही तो मेजर डिफरेंस था। ये नेट सेल रिएक्शन है फॉर कंसंट्रेशन सेल। अच्छा, नेट सेल रिएक्शन हो गई। अच्छा भैया, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो फिर मजा आ जाएगा। कंसंट्रेशन सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट आपसे पूछ देता है कई बार कि बताओ विच आर द फॉलोइंग इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ कंसंट्रेशन सेल। तो याद रखना है भैया, इसीलिए। तो
सबको पता है भैया, लेफ्ट साइड क्या रखते हैं, जिंक सॉलिड से कहां जा रहा है, जिंक +2 एक्वस, बीच में 2 सॉल्ट ब्रिज डबल डंडा और Cu। हाँ गलती पकड़ी गई, Cu नहीं भैया, जिंक ही, क्योंकि दोनों साइड में सेम है। तो दिस विल अगेन जिंक +2 एक्वस से जिंक सॉलिड में जा रहा है। अच्छा अंतर कहां है भैया, अंतर है भैया ये C1 मोलारिटी पे होगा, कोई रैंडम कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, और ये C2 कंसंट्रेशन पे होगा। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर, क्या बोलो कौन सा सेल, कंसंट्रेशन सेल। नेट सेल रिएक्शन समझ आया, हाफ सेल रिएक्शन समझ आया, सेल रिप्रेजेंटेशन समझ आया, दोनों की कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब सेम है, वर्किंग वही बिल्कुल गैल्वेनिक वाली, कंस्ट्रक्शन समझ आया, दोनों में डिफरेंस समझ आया। बोलो फटाफट से, इतना सारा कवर अप हो गया ना, कवर अप हो गया, मेरे साथ रहोगे क्विक कवर अप होगा, क्विक कवर अप होगा, मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ चलोगे, क्विक कवर अप होगा, और बिना किसी चीज को भूले हुए आप इस चीज को याद रख लोगे। क्लियर है? अब तो गैल्वेनिक सेल कंसंट्रेशन सेल में डिफरेंशिएट भी कर सकते हो आराम से। हाँ सर ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। अच्छा मजा तो तब आएगा क्या, एक सेकेंड, अभी मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज थोड़ी कटी होगी अभी, ठीक है? ये बताओ पहले फटाफट से, पहले आवाज बताओ, क्या मेरी आवाज ठीक है, क्लियर आ रही है, बताओ, बोलो बोलो फटाफट से, चलो ठीक है। अब देखो मजा कब आएगा, मजा तब आएगा सर, क्या नर्स्ट इक्वेशन में फर्क पड़ेगा, सवाल है ये। सर क्या जो नर्स्ट इक्वेशन है जो हमने पीछे सीखा है गैल्वेनिक सेल के लिए, क्या वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। बस चेंज क्या होंगे वो आपको बता देता हूँ। कंसंट्रेशन सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, कि कंसंट्रेशन सेल के नर्स्ट इक्वेशन छोड़िए, कंसंट्रेशन सेल में नर्स्ट इक्वेशन कुछ नहीं होता है, कंसंट्रेशन सेल का नर्स्ट इक्वेशन डिफाइन नहीं करते हैं। क्या लिखिए भैया, ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल, ये नर्स्ट इक्वेशन नहीं है, याद रखना, बार बार याद मत कर लेना इसे, ठीक है? नर्स्ट इक्वेशन जैसा दिखता है, बस यही रीजन है और कुछ नहीं। भैया ईएमएफ कैसे निकाले, जैसे वहां गैल्वेनिक सेल में सिंपल था, दो तरीके थे, क्या भैया, अगर स्टैंडर्ड दिया वैल्यू तो हम डायरेक्टली ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर लेंगे, या फिर नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे, पता है ई सेल निकालने के लिए। बट यहाँ कंसंट्रेशन सेल के लिए ई सेल कैसे निकालेंगे, ईएमएफ कैसे निकालेंगे, नोट डाउन कीजिए, दैट इज फॉर कंसंट्रेशन सेल। ई सेल निकालने का सिंपल फॉर्मूला मैं तुम्हें देता हूँ, यहाँ कोई ई नॉट सेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ई सेल इक्वल्स टू डायरेक्टली 0.06 अपॉन n log ऑफ C2 by C1, सिंपल, एक लाइन। क्या बात है सर, ये तो उससे भी आसान है, एकदम इजी है। क्या बोला मैंने, ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल इज गिवन बाय ई सेल इज इक्वल्स टू 0.06 by n log ऑफ C2 minus C1, जहां C2 क्या है और C1 क्या है ये याद रख लो। C2 है कंसंट्रेशन एट कैथोड, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इस बार ये कैथोड अपॉन एनोड होता है, और C1 क्या है, कंसंट्रेशन एट एनोड, समझे? तो इसको ऐसे लिख लो, C2 कैथोड, यानी कैथोड अपॉन एनोड, यानी लॉग Q लिखते वक्त जो Q होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड होगा, यही अंतर है, मेन अंतर है, लेकिन बहुत खतरनाक अंतर है। लगाना होगा कहीं नर्स्ट इक्वेशन तो लगाओगे ये, और लगाना होगा ये तो लगाओगे नर्स्ट इक्वेशन, इसीलिए डिफरेंशिएट करने पहला सीखो, पहले पहचानना सीखो। कंसंट्रेशन सेल देख के पहचान तुम्हें आ जाने चाहिए, दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड, या फिर अगर सेम नहीं भी दिया हो तो दोनों साइड क्या होगा, कंसंट्रेशन अलग अलग मोलेटिव देखा, लेकिन मेजर क्या है एप्लीकेशन, कि दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड। क्लियर है? C2 by C1 सेम इलेक्ट्रोड दिख गया, कंसंट्रेशन अलग अलग दिख गई, कंसंट्रेशन सेल है, लगाना क्या है, C2 by C1 कैथोड अपॉन एनोड, ऐसे याद रखो, सिंपल। इसमें ई नॉट सेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल दैट इज ई सेल इक्वल्स टू 0.06 अपॉन n log ऑफ C2 by C1, जहां n पता ही है आपको, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन, पता ही है, लिख दूं, यहां लिख दूं, चलो भैया तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूं, यहां n इज नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन इन नेट सेल रिएक्शन। अच्छा एक और खास बात, क्या बात खास बात, एक और एडिशनल फॉर्मूला दूंगा तुम्हें। कई बार क्या होता है ना, कंसंट्रेशन ना देके अलग अलग प्रेशर भी डिफाइन कर देगा, इसका प्रेशर बोलेगा P1, इसका प्रेशर बोलेगा P2, ऐसे भी कर देगा। क्या बोला, क्या बोला सर, क्या बोल रहे हो सर? इसका प्रेशर देगा P1, उसका प्रेशर देगा P2, अलग अलग प्रेशर भी दे देता है, कंसंट्रेशन गिवन हो या फिर अलग अलग प्रेशर भी गिवन हो, दोनों कंसंट्रेशन सेल का ही पार्ट है। तो भैया फॉर्मूला एक और लिखेंगे हम, ये तो कंसंट्रेशन के लिए था,
एक और फॉर्मूला बस लास्ट स्लाइड ऐड करके पेशेंस वाइज लिख लीजिए, फिर आपकी छुट्टी करता हूं मैं। दैट इज क्या है भैया, लिख लो फॉर्मूला। अगर प्रेशर के टर्म में दिया हो तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, कहीं 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 अगर प्रेशर दिख जाए आपको, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो कहीं आपको प्रेशर का टर्म दिख जाए अदर देन कंसंट्रेशन, तो उस केस में जो ईएमएफ या फिर ई सेल होता है, दिस विल बी 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ P1 बाई P2। ये याद रखना, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर उल्टा फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है, और इस केस में याद रखना जो P1 है ये P1 एनोड अपॉन कैथोड होता है। कंफ्यूज मत होना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वहां कैथोड अपॉन एनोड था, वहां C2/C1 था, यहां P1/P2 है, उल्टा होगा केस। कब, जब प्रेशर के टर्म पे पूछे तो आप एनोड का प्रेशर डिवाइडेड बाय कैथोड का प्रेशर लॉग क्यू के जगह लेंगे। जो क्यू है, क्यू के जगह आप क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ एनोड अपॉन कैथोड। और जब भी आपसे कंसंट्रेशन के टर्म में बात करें तो ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल कंसंट्रेशन के टर्म में क्या होता है, C2/C1, जहां कैथोड अपॉन एनोड होता है। क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट, खत्म हो गया आप कंसंट्रेशन सेल, इतना ही था कंसंट्रेशन सेल में। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन सेल। बोलो मजा आया? समझ गए कि कंसंट्रेशन सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या मेजर अलग अलग चीजें होंगी, कैसे पहचानेंगे, ये भी मैं तुम्हें बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के इसको एक दो क्वेश्चन करा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए अपनी कहानी को यही विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।